हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो एसएसटी की के लिए जो पेपर होना है सीटेट का, एसएसटी की जो क्लासेज हैं वो कर रहे हैं। मैंने 2 क्लासेज जो चैनल पे डाल दी हैं। ये 3rd क्लास रहेगी जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे, आरंभिक नगर। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जो डिटेल से पढ़ेंगे कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और कौन कौन से स्थल मिले हैं वहाँ से, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इसमें हम डिटेल से कवर करेंगे और डिटेल से करोगे। अगर आप बुकों से ही करेंगे, जो एनसीईआरटी की बुकें वहीं से जो स्टेटमेंट है एज इट इज उठा ले जाते हैं। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से आपको करवा रही हूँ, ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो ना छूटे। फिर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊंगी। आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो जो हड़प्पा की कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले, आपको याद रखना 150 साल पहले, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। आपको पता है, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो रेलवे लाइन पंजाब में बिछाई जा रही थी वहां पर जो लोग इस काम में जुटे हुए थे, वहां पर इन जुटे हुए जो इंजीनियर थे उनको अचानक हड़प्पा का पूरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उस टाइम पर हमें पता है पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, तो पाकिस्तान में है, वहां से मिला। और सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, और यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन की जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी पंजाब में, वहां से कौन सी ईंटों की, कौन सी सभ्यता की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। तो ये आपको नोट कर लेना है कि सबसे पहले कहाँ पे जो पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वहां पर हमें क्या मिला था, हड़प्पा पूरा स्थल मिला था। और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, क्योंकि वहां से जो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें हैं उन्होंने वहां रेलवे लाइन बिछाने में यूज कर ली, तो वहां की जो इमारतें थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद कौन है? जो नई नई चीजें, स्थलों को ढूंढते हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं उनकी खोज करते हैं। तो 80 साल पहले उन्होंने स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि जो खंडर उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो ये खंडर उप महाद्वीप है ये के सबसे पुराने शहरों में से एक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। तो जो हड़प्पा था वह पुराने शहरों में से एक था, क्योंकि इसकी जो खोज है वो पहले हो चुकी थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और जो चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। यहाँ से आपको बस 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी तो इंजीनियरों को वहां पर पूरा स्थल मिला था और वहां की ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने में यूज कर लिया था। और उसके बाद जो भी इमारतें मिली उनको उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया था, हड़प्पा सभ्यता की इमारतों का नाम दे दिया। बस ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है नगरों की विशेषताएं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में नगर कैसे थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको नोट डाल लेना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं, और उन विशेषताओं को आपको पॉइंट के हिसाब से लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहले जो नगर थे, और इन सबसे पहले जो इन नगरों हैं, इन नगरों को तो 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया हुआ था। याद रख लेना है। पूछा जा सकता है कितने हिस्सों में बांटा गया था, 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बांटा गया था। और प्राय जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है 2 से ज्यादा हिस्से में भी विभाजित किया गया है, लेकिन कम से कम 2 हिस्सों में तो बांटा गया है। और प्राय पश्चिमी भाग था वो छोटा था, और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा था, और पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था और जो पूर्वी भाग वो निचले इलाके में था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ये दोनों चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है अच्छे से। और दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की हुई थी कि हजारों साल बाद भी तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की जो चिनाई है इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत बनी रहें। तो आपको याद रख लेना है कि जो ईंटें हैं वो मजबूत ईंटों से बनाई जाती। जो ईंटें थी वो बहुत मजबूत थी हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि वो यूं की यूं ईंटें मिली हैं। जब खुदाई की गई तो उनमें कोई भी चेंज नहीं है। और दीवार बनाने के लिए जो ईंटें चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार मजबूत बने। और कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। और मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार मिला है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लेना। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, महान स्नानागार मिला है। और इस तालाब को बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी।
और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे और इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको नोट डाउन कर लेनी है। आपको सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जो क्या मिला है मोहनजोदड़ो से, महान स्नानागार मिला है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसमें जो पानी है उसके वो किससे बनाया गया है, ईंट और प्लास्टर से उसमें इस्तेमाल किया गया उस तालाब को बनाने के लिए, और पानी के रिसाव को कम करने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी और जो पानी है इसमें किससे आता था, कुएं से आता था और स्नान करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। और एक विशेष बात और याद रखनी है कि ये यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान करते थे। ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, महान स्नानागार, आपको याद हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में पड़ता है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। अब कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। कालीबंगा से क्या मिले हैं और लोथल से भी, लोथल क्या है, बंदरगाह भी आपको पता है, लोथल से क्या मिला, बंदरगाह मिली है। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं और संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, अग्निकुंड मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कालीबंगा में क्या मिला है, कालीबंगा में मिला है सिर्फ अग्निकुंड, लेकिन लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, लोथल में अग्निकुंड भी मिला है और क्या मिला है, और मिला है भंडार गृह। भंडार गृह आपको नोट डाउन कर लेना, 3 जगह मिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ये स्नानाघर आप देख सकते हैं, ये जो मोहनजोदड़ो है उसका स्नानाघर रहेगा। ये यहाँ पर इसके कोनों पर क्या कमरे बनाए गए हैं और जो इसमें पानी आता था वो किससे, कुएं से आता था और स्नान के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। और ये जो बनाया गया ये किससे, ईंट और प्लास्टर का प्रयोग करके बनाया जाता था और इसके पानी को रोकने के लिए इसके चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था। अब वहाँ के भवन, नाले और सड़कें कैसी होती थी ये भी आपको याद। अब यहाँ पे कुछ तस्वीर दिखाई गई है, देखो यहाँ पे ईंटें दिखाई गई हैं कि कैसी ईंटें प्रयोग की जाती थी। ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं ये प्रयोग की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। आपने पुरानी हवेली भी देखी होंगी, कई अगर बहुत ज़्यादा पुरानी कोई हवेली देखी हो तो उनमें भी ये ईंटें लगी हुई मिलेंगी आपको। तो ये कहाँ पे यूज़ की, ये हड़प्पा सभ्यता में यूज़ की जाती थी और ये ईंटें इतनी मजबूत होती थी कि टूटती नहीं थी जल्दी से, ये यूं की यूं ही रहती थी। अब भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। अब घरों की विशेषताएं लिखनी है आपको। घर क्या होते थे, 1 या 2 मंजिले होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये घरों की विशेषताएं हैं, आपको नोट डाउन। 2 मंजिले होते थे, क्या चारों ओर कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था और घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ये अब नगरों के अंदर जो नाले हैं उनकी क्या कैसे बने हुए होते थे ये इनकी बारे में बताया गया है। ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। ये सीधी लाइन में बनाई गई है, मैंने जो पीली पीली कर रखी है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है। नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को, ये इंपॉर्टेंट है, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। तो यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है, आपको अच्छे से इसको जो घर की जो नाले हैं उनकी विशेषताएं डाल के लिख लेना है ये पॉइंट। नगरों जो नालियां हैं उसको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए देखभाल और सफाई की जाती थी। आजकल हम जैसे आपने देखा होगा बड़े शहरों में सीवर डलते हैं, तो जो सीवर वाला सिस्टम था, सीवरेज जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा फेमस था हड़प्पा सभ्यता का। तो इस तरह से ही बनाया जाता था। ये मेन होल इसीलिए बनाए जाते थे ताकि बीच से उनकी सफाई की जा सके। तो क्या जो नाले हैं उनकी विशेषताएं आपको नोट डाउन कर लेनी है। क्या सबसे पहले एक बार और बता दूं, नगरों में ढके हुए नाले होते थे, जैसे कि हम सीवर गिरते हैं तो उनको ढक देते हैं, तो सेम सीवर की तरह ही होते थे और सीधी लाइन में बनाया जाता था और नाली को हल्की ढलान होती ताकि पानी आसानी से बह सके। और जो ये सड़कों की नालियों से इनको जोड़ दिया गया था और नालों, फिर ये जो नाले ये नालों में मिल जाती थी और नालों के ढके होने के कारण में जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल व सफाई की जाती थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं नगरीय जीवन, जीवन कैसा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और इसमें बना नाला ऊपर, ये जो नाला बना हुआ है ये ऊपर है और फिर एक कुआं भी है। बाई और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, ये मोहर दिखाई गई है, आप देख लेना। और इस मोहर में ऊपर चिन्ह के एक खास लिपि में है। ये जो लिपि है आपको पता है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका है, इसलिए ये आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं क्योंकि इनकी जो लिपि तो है लेकिन इनको कोई पढ़ा नहीं जा सकता। अब नगरीय जीवन कैसा था, आप
हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी और यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक होंगे। तो और यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से क्या धातु, बहुमूल्य पत्थरों और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोना चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में क्या लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। अब इसके अलावा नगरों में क्या शिल्पकार, स्त्री और पुरुष भी रहते थे। आपको याद रखना, शिल्पकार दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों शिल्पकार रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी लाते थे जिससे बच्चे खेलते होंगे। तो यहाँ पर जो नगरों का जीवन है, इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख सकते हैं, क्या क्या लाते थे, क्या क्या थे। लिपिक थे, शिल्पकार थे, स्त्री और पुरुष दोनों थे। और यहाँ पर उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे, जो घरों या किसी अन्य में। शिल्पकार क्यों थे? क्योंकि उनको कुछ चीजें मिली हैं पुरातत्वविदों को, उसी के बेस पर उन्होंने जो नगरीय जीवन है उसका वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पर उपयोगी वस्तुएं साथ ही लाते थे, सुदूर देशों की से कहानी, और मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, क्या मिले, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिससे बच्चे खेलते थे। ये मोहर है जो हड़प्पा सभ्यता की है, ये आप देख सकते हैं। और जो ये लिपि है आज तक इसको कोई नहीं पढ़ चुका है। और दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के जो ये बने हुए हैं, ये पक्की मिट्टी से बनाए हुए खिलौने हैं। अब नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। अब क्या क्या चीजें मिली है आपको याद रखना। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर क्या क्या है ये नोट डाउन करके लिखना। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। जो चीजें मिली हैं वो किस किस से बनाई हुई थी? शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने। तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से क्या बनता था? औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। औजार भी, हथियार भी और गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से सिर्फ गहने और बर्तन बनते थे, लेकिन तांबे और कांसे से 4 चीजें बनती थी। औजार, हथियार, गहने और बर्तन, 4 चीजें बनाई गई थी, लेकिन सोना चांदी से सिर्फ गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या क्या है? मनके, बाट और फलक हैं। आकर्षक वस्तुएं पूछी जाए तो मनके, बाट और फलक हैं। अब ऊपर देख सकते हैं, ये क्या है? ये बाट हैं जो हड़प्पा सभ्यता की हैं। और ऊपर पत्थर के बाट देखो, जिन्हें ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इनमें चर्ट पत्थर का, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। अब मध्य में क्या है? मध्य में मनके हैं। इनमें से कई कार्लियन पत्थरों से बनाए गए हैं। जो मनके बनाए गए हैं वे कॉर्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं और पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद, ये जो दिखाया गया है, इनके बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और मध्य में दाएं आप देख सकते हैं, ये इस साइड दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। अब नीचे जो दिखाए गए हैं कढ़ाईदार वस्त्र, ये दिखाया गया है, ये इसके कढ़ाईदार वस्त्र हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है और इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कढ़ाईदार वस्त्र कहाँ से मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से ये जो मिली है। और ये क्या है? कढ़ाईदार वस्त्र इसने पहन रखे थे, इस मूर्ति ने, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे और इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो आप इन तीनों चीजों को नोट करोगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? पत्थर की मुहरें बनाते थे और जानवरों के चित्र मिलते थे। मुहरों पर किसके मिलते थे चित्र? जानवरों के चित्र मिलते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो पूछे जा सकते हैं किस डिजाइन के बर्तन बनाते थे? काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब देखते हैं आगे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ आपको याद रखना है, कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी था फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। अब ये फेयंस क्या है ये भी इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे ये रहा फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्टिफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, जो बालू होता है उसको, और स्टिफिक पत्थरों को कूट कर उसका चूर्ण बनाकर गोंद में मिलाकर इसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। और इसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है और चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। और फेयंस इस तरह से बनाया जाता है। फेयंस से क्या क्या बनते हैं? मन के, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, ये उन्होंने फेयंस के बारे में बताया। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से याद रखना, मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं? कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं।
और इनमें अधिकतर जो वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ से किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। अतः पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, ये सब किसका? ये एक विशेषज्ञ का काम है। तो पृष्ठ जो 28 पर चित्र देखो, मूर्ति का जो चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह तराशी गई और ये किसी विशेषकर, तो ये यही बताया गया है कि ये जो मूर्ति है कितने अच्छे ढंग से बनाई गई है और जो ये दाढ़ी है इसकी तराशी गई है बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई। तो ये इसीलिए बताया गया कि ये किसी प्रोफेशनल का काम है, विशेषज्ञ का काम है, वैसे कोई भी नहीं बना सकता। तो हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो ये अभी तक इस पर संशय बना हुआ है कि जो विशेषज्ञ केवल महिलाएं थी या पुरुष थे। तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा गया है कि शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस कार्य में दक्ष थे। अब कच्चे माल की खोज। अब कच्चे माल की खोज, ये कच्चा माल कहाँ से लाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, कैसे यूज करते थे? तो कच्चा माल सबसे पहले क्या होता है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। उनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद इसमें कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये कच्चा माल क्या होगा? कपास होगा। कपड़े का जो कच्चा माल होगा वो क्या होगा? कपास होगा। और हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कच्चा माल है वो कुछ चीजें तो उनको वहीं पर मिल जाती थी, लेकिन जो चीजें आयात करते थे वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को वो कहाँ से? दूर से आयात करते थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज कहाँ से मंगवाते थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे मिलान में भी आ सकता है ये और स्टेटमेंट में भी आ सकता है। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से, कहाँ से? आज के राजस्थान से करते थे। और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो जो तांबे का आयात है वो एक तो राजस्थान से, एक पश्चिमी एशियाई देश ओमान से जो तांबे है उसका आयात किया जाता था। अब कांसा बनाने के लिए तांबे का हमें पता है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। जो कांसा है उसको बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो टिन को मिलाया जाता है। और आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। किसका? जो कांसा है, कांसे का जो आयात है वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आप नोट करना, जो तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, और कांसे का जो आयात है वो अफगानिस्तान और आधुनिक ईरान से, और सोने का जो आयात है वो आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब यहाँ पे ये दिखाई गई है, ये क्या है? ये जो चित्र में दिखाई गई है ये हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर रहेगी। और ये ऊपर दिखाया गया है ये क्या है? ये देख सकते हैं आप, ये खिलौना है। एक दूसरी तरफ एक मोहर है जो कि मैंने अभी बताई है हड़प्पा सभ्यता की मोहर। अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, अब भोजन कैसे, वो क्या क्या प्रयोग करते थे भोजन में, ये सब चीजें बताया गया इसमें। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे और अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, और किसान चरवाहे के शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। और पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गाँव में भी रहते थे, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता उसको नगरीय सभ्यता बोला जाता है ज़्यादातर। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि गाँव में भी रहते थे और गाँव में क्या करते थे? अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, किसानों चरवाहे शहरों में रहने वाले जो किसान थे, जो चरवाहे थे, वे शहरों में जो रहते थे उनके लिए क्या करते थे? जो सामान है उसको देते थे, जैसे दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। अब पौधों से प्राप्त जो अवशेषों से पता चलता है, जो अवशेष मिले हैं पौधों से, उनसे क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के ये एक हल का जो चित्र है वो दिया हुआ है। इस तरह के जो हल है प्रयोग किए जाते थे। अब तो हमें पता है कि जो लोहे का इस्तेमाल किया जाता है हल में, लेकिन वो सिर्फ लकड़ी का बनाते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को कुछ तरीके अपनाने होंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब ये देख लेना, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। अब कौन कौन से जानवर पालते थे यहाँ पर मैंने ऊपर बताया, यहाँ से नोट डाउन करोगे। ये हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे और हल का भी प्रयोग करते थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पे रखना कौन से पशु पालते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। और बस्तियों के आसपास तालाब और चराहे होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी तलाशने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट है कि जो ज़्यादातर किसान है वो पुरुष होते थे हड़प्पा सभ्यता में। हमें याद नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी।
देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। तो हमें अभी तक याद नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें भी क्या जो हल चलाने वाले ज्यादातर जो किसान है वो पुरुष होते थे। तो अभी तक हमें ये याद नहीं है। ये उनको मवेशियों को ले जाया जाता था सूखे महीनों में दूर दूर तक, और वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। पूछा जा सकता है कौन से फल को? बेर जैसे फलों को। और मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ पर ये जो नीचे जो 3 लाइन है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है। और ऊपर मैंने बताया कौन कौन सी फसलें उगाते थे, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है। ये आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे, बस यही इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में जो खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। तो इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पे है धोलावीरा? कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। ये गुजरात में है और वहां पर साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको बताया तो ज्यादातर जो नगर है हड़प्पा सभ्यता के वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन एक धोलावीरा ऐसा था जिसको 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी। ये नोट डाउन कर लेना। धोलावीरा की विशेषताएं लिख के, धोलावीरा नगर की विशेषताएं क्या लिखोगे? सबसे पहले तो इसको 3 भागों में बांटा गया। फिर लिखोगी इसके हर हिस्से के चारों और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। ये सभी विशेषताएं आपको लिखनी है। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था। क्या था? इस नगर में एक खुला मैदान भी था और जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों को सभ्यता लकड़ी में जड़ा गया था। और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहरे जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो यहाँ पे ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर जो अवशेष मिला है, यहाँ पर कुछ जो अवशेष मिले इसमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदवाया गया था। तो जो पत्थरों पर खुदे हुए जो अवशेष वो कहाँ से मिले ये पूछा जा सकता है। वो मिले हमें धोलावीरा से। और इनको हमें पता है ज़्यादातर मुहरों के रूप में हमें मिले हैं जो, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता धोलावीरा से हमें मिला वो पत्थर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ अवशेष क्या मिला है? हाँ, अवशेष मिला है। अब गुजरात की जो खंपात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मैंने आपको बताया ये क्या है? ये लोथल की जो तस्वीर दिखाई गई है, ये लोथल को क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह था उस टाइम पर, जहां पर क्या है जो गुजरात की खंबात की खाड़ी से मिलने वाली जो साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो लोथल से हमें क्या क्या मिला है? लोथल का जो बंदरगाह मिला है एक, और यहाँ पर क्या क्या मिला है? भंडार गृह मिला है। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो बंदरगाह मिला है और एक भंडार गृह मिला है। लोथल से आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। और भंडार गृह से कई मुहरे, मुद्रांकन और मुहरबंदी भी मिली है। अब लोथल के बारे में ही चल रहा है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ से होता है मनके बनाने का काम होता था। तो जो मनके बनाने का जो काम है वो कहाँ होता था ये भी पूछा जा सकता है। और पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। मेहरगढ़ से हमें कपास खेती के साथ से मिली है। जहाँ से भी जो चीज़ें मिली हैं आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। अब मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी ये होता क्या है ये आप देख लीजिए एक बार। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो जिस तरह से आजकल सील लगती हैं इसी तरह से जो सील सिस्टम था तो ये जो मुहरबंदी है उसी को कहते हैं। वो जो छाप लगा दी जाती थी उसके बाद अगर उसको छेड़ा नहीं जाता तो वो टूटी हुई नहीं मिलती थी। अब सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया और मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम होकर मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ?
कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, और इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता था, और आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे, और लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, और इनके बारे में कुछ अध्याय हम 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विनाश हुआ। अभी तक कुछ पता नहीं चला, कोई बोल रहा है कि बाढ़ आ गई, कोई कुछ कह रहा है, तो अभी तक कुछ कन्फर्म वो हमें एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि इस वजह से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विनाश हो गया। तो ये सिर्फ वैज्ञानिकों जो पुरातत्वविद हैं उनके दावे हैं कि कुछ कहने लगा जंगलों का विनाश हो गया, कुछ कह रहे हैं बाढ़ आने से हो गया। तो अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं, ठोस सबूत नहीं मिले हैं, ठोस संकेत नहीं मिले हैं कि इस वजह से वो हुआ होगा। तो ये था जो इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बनने के पूरे चांसेस हैं। आपको सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं, मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से मैंने बताया था महासेनागार मिला, उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर साथ के साथ नोट डाउन करोगे, तो छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट भी बना लोगे, तो बाद में आपको बिल्कुल आसानी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।